रूस से गंदम की खरीदारी में मनसूबाबंदी का फुकदान सामने आया है। हुकूमत रूस से 2000 रुपए से जायद फी मन गंदम खरीदेगी, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत मुल्की किसानों को फी मन गंदम की कीमत 1400 रुपए अदा कर रही है। मुल्की किसानों को फायदा पहुंचाने की बजाय बैरून मुल्क से गंदम खरीदने को तरजीह दी गई। हुकूमत मुल्की किसानों को 2000 रुपए फी मन कीमत अदा करके उनकी हौसला अफजाई कर सकती है। इस तरह वो काम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। रूस से गंदम की खरीदारी में मनसूबाबंदी का फुकदान सामने आया है। हुकूमत रूस से 2000 रुपए से जायद फी मन गंदम खरीदने लगी है, जबकि इसके बरक्स हुकूमत मुल्की किसानों को फी मन गंदम की कीमत 1400 रुपए अदा कर रही है, यानी इंतहाई कम। मुल्की किसानों को फायदा पहुंचाने की बजाय बैरून मुल्क से गंदम खरीदने को तरजीह दी गई है। हुकूमत मुल्की किसानों को 2000 रुपए फी मन कीमत अदा करके उनकी हौसला अफजाई कर सकती है, यानी गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है महंगी, यानी रूस से गंदम महंगी खरीदी जा रही है 2000 रुपए फी मन, जबकि जो पाकिस्तान के किसान हैं 1400 रुपए उनको कीमत अदा की जा रही है। 600 रुपए का वाज़े फर्क है। अगर यही 600 रुपए अपने किसानों यानी पाकिस्तान के किसानों को दी जाए तो उनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई होगी बल्कि वो बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। और यहां तक नौबत आ सकती है कि हम गंदम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। रूस से गंदम की खरीदारी में मनसूबाबंदी का एक बड़ा फुकदान सामने आया है। हुकूमत रूस से 2000 रुपए जायद की फी मन गंदम खरीदेगी, जबकि इसके बरक्स हुकूमत मुल्की किसानों को फी मन गंदम की कीमत 1400 रुपए अदा कर रही है। माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये खुला तजाद नहीं है कि बाहर से गंदम मंगवाई जा रही है 600 रुपए महंगी और अपने किसानों को कम पैसे दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि एक तो ये कि हमारी जो पॉलिसियां पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं वो ताकतवर तबकों के मुफाद में बनाई जा रही हैं, आवाम के मुफाद में और मईशत के मुफाद में नहीं है। दूसरी चीज है कि ज़री शोबा जो है वो हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। उनका तो तामीराती शोबा और मैन्युफैक्चरिंग की दिन रात बात करते हैं। हालांकि हमारी आबादी का 12 करोड़ लोग जो हैं वो देही इलाकों में रहते हैं, तो उनकी किसी को परवाह नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि 2009 में जो आबादी थी उसके बाद से कई करोड़ रुपए की हमारी आबादी बढ़ गई, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है और क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रही। ना फी एकड़ पैदावार बढ़ रही है, ना वो एरिया जिस पर के वो फसल उगाई जाती है वो बढ़ रही है, ना कोई रिसर्च हो रहा है, ना कोई उनको अच्छे बीज दिए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो जमीन है और जो हमारा मौसम है उसमें अगर ये सलाहियत है कि अगर कोशिश की जाए तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 5 गुना बढ़ सकता है। और जब मैं ये कहता हूँ कि 5 गुना बढ़ सकता है, इसका मतलब ये है कि 12 करोड़ लोगों की फीसद आमदनी 5 गुना हो सकती है। और हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे दालें और चावल और चीनी, लेकिन चूंकि इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं है तो हमारी पैदावार भी कम होती है, फी एकड़ पैदावार भी कम है, भारत के मुकाबले में भी कम है। हालांकि हमारा मौसम भी अच्छा है, ज़रख़ीज़ ज़मीन है, किसान भी हमारे जफाकश हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रही है। तो अगर फी एकड़ पैदावार भी कम है और मुल्क की प्रोडक्शन नहीं है तो जाहिर है भूखा तो नहीं मारा जाएगा, फिर वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उसमें जो इंपोर्ट माफिया है उनका भी फायदा हो जाता है, तो माफिया भी खुश है, हुकूमत भी खुश है, आवाम कुछ ले जा रहे हैं। ठीक है शाहिद हसन साहब, जब इस बात का इल्म है कि हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ की आवाम परेशान है, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं गंदम लाने के लिए, तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, खाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। आपको एक तो किसानों को अब वक्त पर आपको कर्जा देना है, उनको आप अच्छा बीज फराहम करना है, उनको आपको कीड़ा मार दवाएं फराहम करनी है, उनको ये बतलाना है कि किस तरीके से फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जाए, फसल को जो है ना वो कोई मौसमी नुकसान से टिड्डी दल के हमलों से बचाया जाए, पानी उनको वक्त पर दिया जाए, उसके बाद उनको उसकी मुनासिब कीमत मिल जाए। ये तमाम पॉलिसियां अगर मुल्की मुफादात में बनाई जाएं तो फिर हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो इतनी होगी कि हम अपने लोगों को खिलाने के बाद चावल, गेहूं जो है, कॉटन और चीनी और दूसरी चीजें फल हम बरामद कर सकेंगे। इसके बजाय हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में इंपोर्ट माफिया बहुत स्ट्रांग है, दूसरी ये कि जो गरीब लोग हैं ना उनको उनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, ना उनकी कोई आवाज है। अगर किसानों की आवाज है भी तो वो जो पावरफुल लोग हैं माफिया उनकी है, फ्यूडल्स की। जो गरीब किसान है उसकी तो कोई आवाज नहीं। अब आप किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सारी बातें तो होती हैं सियासी तकरीरों पर
तो उन किसानों को भी ये अभी तक शऊर नहीं है। 12 करोड़ लोग हैं हमारे देही इलाकों में कि वो भी तो हुकूमत से मुतालबा करें। जब वहाँ जाके तकरीरें करते हैं और हजारों लोग जलसे में जाते हैं तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। तो अब ना उनके लिए कोई होने वाला है, ना उनके लिए मुल्क के किसी को ख्याल है। सिर्फ ये है कि ताकतवर तबकों को नवाज दें। कंस्ट्रक्शन शोबे में आपने देखा कि मीडिया की चीजें उनको कहा कि चोरी का पैसा भी लगा दें। तो यहाँ जायज पैसा तो लगाए ना, कम से कम लोगों को रिस्क तो मिले। तो ये पॉलिसी जब तक तब्दील नहीं होगी, जब तक आवाम में शऊर नहीं आएगा, वो अपने उसके लिए नहीं खड़े होंगे, ये इस्तेसाल होता है। बिल्कुल ठीक है, आवाम और हुक्मरान दोनों को शऊर की जरूरत है। शाहिद हसन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कैस असलम माहिर माशियात हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपके वक्त भी बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे, रूस से गंदम मंगवाई जा रही है महंगे दामों, अपने किसानों को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जाता? डॉक्टर शाहिद हसन की बातों से एग्री करता हूँ। बात यह है जी कि हमारे मुल्क में पिछले 25-30 साल से एग्रीकल्चर पे कोई गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी, जो रिसर्च की थी, उनका कोई काम नहीं है। वो मुझे ये भी नहीं समझ आई कि वो क्यों हैं। और क्योंकि शायद जो छोटे किसान हैं उनकी उस तरह की लॉबी नहीं है जो बड़े किसानों की है। तो आप ये देखिए कि इस वक्त 19% जो जीडीपी को देता है वो एग्रीकल्चर देता है। उस 19% में से भी 10% जो है वो कैटल फार्मिंग है। दूसरे शोबे हैं जो फार्मिंग है वो कोई 9% है। उस 9% में भी 5% कैश क्रॉप्स हैं और कहीं 4% जो है वो फूड क्रॉप्स हैं। तो श्रिंक हो रही हैं फूड। आप बड़े साल पहले मुझे ये नजर आ गया था कि अब हम फूड इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएंगे और वो बने हुए हैं। ये आपका जो सवाल है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, ये जो है हमारी कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल पावरफुल लोगों को तो मरातें दे दी जाती हैं, जिसमें चीनी की सब्सिडीज दे दी गई एंड मिल ओनर्स को दे दी गई। हम किसान को पानी, बीज, ये खादें एड हॉक पे दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं। इनपुट कॉस्ट उनकी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब जो इशू है, बड़ी मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग जो हैं अभी भी हमारे 60% गांव में रहते हैं, शहरों में 40% रहते हैं, वो वोटर हैं इनके, मगर ये उनसे वोट तो ले लेते हैं। टोटल पॉलिसी जो है वो मिडिल मैन के हक में है इस मुल्क की, इररिस्पेक्टिवली। सो अगर हम नहीं चाहते कि हम जो है गंदम इंपोर्ट करें तो ये जो प्राइस है गंदम की उसको बढ़ाएं, ये मिडिल मैन का रोल बीच में से खत्म करें, फिर चीजें। फिर मैं ये भी एग्री करता हूँ कि हमें एक्सपोर्टर बनना चाहिए। ये वो इलाका था जो अंग्रेज राज में और मुगल जमाने में पूरे हिंदुस्तान को खिलाता था। तो अब इंपोर्ट करने की जरूरत, अगर आपको याद हो तो 1980 से ये हमने इंपोर्ट शुरू की थी। फिर कुछ साल बीच में आए जिसमें हम खुद कफील हो गए थे, बट हमने उसके अंदर पॉलिसी फेलियर्स इररिस्पेक्टिवली हर गवर्नमेंट के ऐसे आए। और ये बार बार मैं भी कह रहा हूँ, सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट को सपोर्ट दी जा रही है। और जब तक हम ये वेस्टेड इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं खत्म करेंगे, हम अपने किसानों को, अपने गरीब लोगों को, हम अपने मेहनत कशों को ऊपर नहीं ला रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की भी कम है और इंडस्ट्रीज भी बहुत प्रोडक्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन हमने दी वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैस साहब हमारे साथ ही रहेगा। माशी तजियाकार फरहान बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। फरहान साहब आपके वक्त में बहुत शुक्रिया। सर बैरून मुल्क से गंदम मंगवाना, वो भी महंगे दामों, अपने किसानों जो अपने किसान हैं उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं, 600 रुपए का वाज़ेह फर्क है, बहुत ज्यादा होता है। यहां पर फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा किसानों को? डायरेक्ट रवाबित जैसा कि बात की गई है कैस साहब की जानिब से, मिडिल मैन को खत्म किया जाए। डायरेक्ट रवाबित अगर हो जाए, बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों के साथ ताल्लुकात वाबस्ता किए जाएं, तो क्या हमें बाहर से गंदम मंगवानी फिर भी पड़ेगी?
المیہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتوں میں ہم نے یہی کہانی دہرائی جاتی دیکھی ہے کہ جی میں زراعت کو نظر انداز کرو، لیکن جب روٹی پانی کا ہو جائے مسئلہ تو پھر آپ زیادہ قیمت پہ بھی باہر سے منگوا لیں، زرعی اجناس کو منگوا لیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور یہ پاکستان کا ایک بدقسمتی سے بہت لمبے عرصے کا بار بار کا فیلئر ہے. اب یہ کئی لوگ جو زراعت پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وہ کہہ کے تھک بھی گئے ہیں، تنگ بھی آ گئے ہیں کہ بھائی یہ غلط ایک طریقہ ہے، زراعت کو نظر انداز کر کے بہت نقصان ہو سکتا ہے. لیکن وہ کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. اب اس سال بھی یہ 2000 روپے کی گندم باہر سے تو منگا لی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اسی قیمت پہ آپ اپنے کسانوں کو گندم کی خرید ان سے کریں اور ابھی اس کی اناؤنسمنٹ کریں، ابھی اس کا اعلان کریں، تاکہ 6 مہینے میں، کیونکہ اب اس وقت گندم کی کاشت شروع ہو گئی ہے، اس وقت آپ انسینٹو دیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو 5-6 مہینے میں نظر آئے گا اور زیادہ سے زیادہ کسان گندم کاشت کریں گے. اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ کئی علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، کسانوں نے گندم کے بجائے اب تو چارہ بیجنا شروع کر دیا سردیوں کے زمانے میں. اب یہ بدقسمتی کی ایک صورتحال ہے اور اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور بدقسمتی یہی ہے کہ پھر وہ بار بار یہ اگلی دفعہ پھر یہ کسی اور جنس پہ یہ کہانی دہرائی جائے گی. ہم نے پچھلے سال چینی اور آٹے کا بحران ملک میں دیکھ لیا ہے، اور ہم نے اس کے نتائج بھی دیکھ لیے ہیں کہ اگر اس قسم کا کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی بحران ہو تو پھر اس سے کتنی افراتفری ہو سکتی ہے. لیکن حکومتیں اور بدقسمتی سے جو احباب اقتدار ہیں ان کی عقل میں بات نہیں آتی، تو یہ بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرحان بخاری صاحب، ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کسان کسان کسان، کسانوں کے لیے بات کی جائے گی، کسانوں کا احساس کیا جائے گا، کسانوں کو سبسڈی دی جائے گی. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف بات کسانوں کی نہیں ہے؟ کسان خوشحال ہوگا، پیداوار اچھی پیدا کرے گا تو یہ پوری معاشی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو کہ بدقسمتی سے ایک کے بعد دوسری حکومت کی سمجھ میں یا تو نہیں آیا، یا سمجھ میں آیا تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بگڑے ہیں اور دیہی علاقوں کو بہت بری طرح سے جو نظر انداز کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ استحکام کی کمی آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ رہے گا سر ڈاکٹر شاہد حسن صاحب. سر پچھلے کئی ادوار سے ہم یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے، چونکہ پاکستان کا موسم اچھا ہے، زرعی لحاظ سے پاکستان بہت سے ملکوں سے بہتر ہے، تو پھر ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ ابھی چونکہ آپ کے حالات پہ نظر ہے، کیا ابھی کام کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 6 مہینے، آنے والا سال، اگلے 2 سالوں میں ہم مضبوط ہو سکے زرعی لحاظ سے؟ دیکھیے، آپ کے دونوں معزز مہمانوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ تمام مسائل کا احاطہ کر دیا ہے. جو بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے ملک میں جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں وہ طاقتور طبقوں کے مفاد میں بنائی جا رہی ہیں، وہ مافیا کے مفاد میں بنائی جا رہی ہیں، وہ اشرافیہ کے مفاد میں بنائی جا رہی ہیں، وہ بڑے کسانوں کے مفاد میں بنائی جا رہی ہیں، اور ان امپورٹرز کے مفاد میں بنائی جا رہی ہیں. کسانوں کا جو آبادی کا بڑا طبقہ ہے، چھوٹے کسان، ان کا مفاد ملک کو خود کفالت کے لیے طرف لے جانا، ملک کو ایسا ملک بنانا جو کہ گیہوں اور دوسری چیزیں برآمد کریں، اور اس کے بجائے امپورٹنگ کنٹری بنا دیا گیا ہے. فوڈ سیکورٹی ختم. بالکل ٹھیک ہے سر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ساتھ ہی رہے گا سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار نسیم زارا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. میڈم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا کہیں گی، روس سے گندم منگوائی جا رہی ہے، بہت مہنگی منگوائی جا رہی ہے، مجبوری بھی ہے، لیکن اپنے کسان کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا، آخر کب تک چلے گا ایسا؟ غالباً میڈم نسیم زارا صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. فرحان بخاری صاحب، ہم کب تک اس سلسلے کو آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے کہ ہم صرف بات کریں گے لیکن کام نہیں کریں گے، جبکہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ساری
बात तो है कि सब्सिडी दी जाए, जैसा कि बात आगे हसन साहब ने भी की है कि सब्सिडी भी दी जाए, साथ में खाद दी जाए, उनको प्रॉपर। बड़े किसान को देखा जाता है, बड़े ताजिर को देखा जाता है, वो भी अभी रो रहे हैं, लेकिन छोटे ताजिर की तो आवाज पहुंचते नहीं हम तक। भाई बदकिस्मती यही है कि लगता ये है और मुझे खदशा ये है कि कहीं खुदा न खास्ता हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं इसके नतीजे में किसी बहुत बड़े बहरान में हम ना घिर जाएं, क्योंकि हमें ये तो नज़र आ रहा है कि ये पॉलिसी बिल्कुल एक नाकाम पॉलिसी है, ये नाकामी का रास्ता है। सवाल तो ये है कि इसी तरह हम नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के रास्ते पे कब तक चलते रहेंगे? क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि हम अपनी इस्लाह करेंगे, अपने रास्ते की इस्लाह करेंगे? वो इस वक्त मुझे बदकिस्मती से नज़र नहीं आता। और यानी मुस्तकबिल क्या माजी और हाल से मुख्तलिफ होगा, वो बिल्कुल सही है सर। साथ ही रहेगा मैडम नसीम ज़ारा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती हैं मौजूदा सूरत हाल को? आटे की कमी है, दुनिया तंग है, आवाम महंगाई का रोना रो रही है, एक तरफ हम बैरून मुल्क से महंगी गंदुम जो है वो ले रहे हैं, लेकिन अपने किसान को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। देखिए, ये जो एक ब्रॉडर इशू है जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत यानी कि वक्ती तौर पे ये बहुत सीरियस इशू है। हुकूमत समझ रही है उसकी सीरियसनेस, और अभी जो हमें पता चल रहा है वो प्लानिंग में ये है कि लाखों टन गंदम जो है वो इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे, हमारे प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब ने बड़ी क्लियरली ये कहा कि जो हम अपने किसान को कम कीमत दे रहे हैं गंदम के लिए, और जो बाहर से हमने इंपोर्ट की है वो हम महंगी कर रहे हैं। तो ये तो बात सामने आपके, और आपको मालूम है और भी मिनिस्टर्स ये बात कर चुके हैं। तो ये तो बड़ी अजब पॉलिसी है, और ये प्राइम मिनिस्टर भी मेरा ख्याल है कल या परसों किसी इंटरव्यू में शिकायत कर रहे थे कि हमें जो फिगर्स थे वो भी गलत मिले, फिर हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट कर दी। तो दोनों मसले ले लें। एक ये जो है कि बाहर से आप जब दरामद करते हैं तो वो आप महंगी दरामद कर रहे हैं, और ये भी याद रखें कि अगर आपकी जब कीमत आप कम किसान को देते हैं तो वो जूं तो हो सके वो किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट, चाहे वो अफगानिस्तान चली जाए, कहाँ चली जाए, वो यहाँ से छुप छुपा के एक्सपोर्ट भी कर देगा, क्योंकि सिस्टम तो ऐसे ही है हमारे। तो सवाल तो ये है कि आपने शुरू में प्लानिंग ऐसी क्यों की कि आपने कम कीमत किसान को दी? तो इसका तो जवाबदेह हुकूमत ही है। लेकिन आपके सामने ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है। दोनों चीजें ब्लंडर साबित हुई हैं कि आपने चीनी भी एक्सपोर्ट कर दी समझ के कि आपके पास ज्यादा है, या आप और समझ के कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें गलत फिगर्स दिए हैं, तो अपनी हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर की, तो जिसने भी गलत फिगर्स दिए उनके साथ क्या किया गया। और अब ये कि आपने जब कीमत मुतय्यन की आपने गंदम की, तो उस वक्त भी आप ही की हुकूमत थी, क्या प्लानिंग की है, क्या किया है? तो ये ऐसी गलतियां हैं जिनके आपके सामने उसका नतीजा है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। और अब इसके जवाब में अगर ये कहें कि पहले किसी ने किया, वो किया, उससे बात नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं तो ये बड़ी क्लियर है कि बड़ा ब्लंडर है। और अब जो हम सुनने में आ रहा है कि अब भी कुछ शायद जो फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है वो फिगर कुछ और है, सुना है कुछ सिंध में डिस्कशन किसी और फिगर की हो रही है, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। तो ये अब जो फैसला करना है बड़ा सोच समझ के करने की जरूरत है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और खाली इंपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप जो कीमत है ज्यादा दे रहे हैं, आप उसमें कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। आप प्राइस बता रहे हैं कि जो किसान को दिए, बट आप ये भी सोचें वहां से लोडिंग, कैरिंग, वो लॉजिक, उसका कैरेज का, उसके ट्रांसपोर्ट की कितनी कीमत है, और उसके बाद यहाँ जो एक बिखरती है आवाम आपकी, जब आपको टाइम पे चीज नहीं मिलती। तो बहुत सी चीजें हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें तो जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री, जो प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को बहुत सोच समझ के अब फैसले करने होंगे, खासतौर पे जब हमने क्राइसिस देख लिए पिछले पूरे साल। बिल्कुल मैडम, साथ ही रहेगा डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, मुआशी तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अकमल साहब, ये बताएगा कि जब महंगी गंदम ली जाएगी, ऑब्वियसली महंगाई तो होगी, एक तरफ आवाम रो रही है, दूसरी तरफ किसान पीट रहा है, किस तरह देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को? जी, ये जो फैसला है 2000 रुपए का यूनिट लेने का रूस से, जबकि 1400 रुपए वो किसान को दे रहे हैं पर यूनिट। बिल्कुल।
इससे एक डबल वैनी पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, उनके फाइनेंसेस पे। एक तो ये है कि जो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। इस फॉरेन एक्सचेंज के खर्च होने के नतीजे में रुपये की और ज़्यादा डिप्रिसिएशन होगी, और उस डिप्रिसिएशन के नतीजे में एक जनरलाइज रुपये इन्फ्लेशन मुल्क के अंदर होगी, यानी कीमतें और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये है कि आपको इल्म ही है कि ये जो 1400 रुपये की फार्मर से गंदम लेते हैं पर यूनिट, वो कंज्यूमर को आगे जाके सब्सिडाइज करते हैं, कंज्यूमर को 1400 रुपये की नहीं देते। तो अब अगर 1400 रुपये की बजाय आप 2000 रुपये की खरीद रहे हैं, तो फिर वो जाहिर है कि सब्सिडी में भी इजाफा करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि आपका बजट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ से उनको डबल वैमी पड़ेगा। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट बढ़ जाएगा और दूसरा बजट का डेफिसिट बढ़ जाएगा। ये दोनों डेफिसिट बढ़ने के नतीजे में मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से और एक्सेलरेट होगी। अब ये इस किस्म का जो फैसला है, ये नसीम ज़हरा साहिबा सही कह रही हैं कि ज़रा सोच समझ के लेना चाहिए, इसके मुआशी कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए। देखें ना, ये जो एक शॉर्टेज हमें परसीव हो रही है, हुकूमत ने परसीव की है, और उसके नतीजे में ये टू बी ऑन द सेफ साइड ऑर्डर कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ ग्रेन रूस से। ये परसेप्शन इसलिए पैदा हुई है कि मुल्क के अंदर ये नहीं है कि गंदम की कमी आ गई है, सप्लाई शॉर्टेज नहीं है मुल्क के अंदर। जितनी आपको गंदम चाहिए उससे ज्यादा मुल्क में प्रोड्यूस हुई है, बल्कि 2-3 मिलियन टन आपके पास एक्सेस थे, जो कि अफगानिस्तान में हिस्टोरिकली जाया करते थे, फॉर्मली या इनफॉर्मली। तो आपके पास वाफर मिकदार में किसान ने गंदम प्रोड्यूस की हुई है, मगर हुआ ये है कि वो गंदम जो थी उसको होर्ड कर, कोई न कहीं ना कहीं होर्डिंग हुई है उसकी। तो बजाय उस होर्डिंग को रोकने के लिए हुकूमत ने ये किया कि ये एक किस्म की जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने इतना बड़ा फैसला करने का ये सोच रहे हैं कि ये हम रूस से 2000 रुपये पर यूनिट इंपोर्ट करनी शुरू कर दें। इसका नतीजा ये होगा कि जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जनरलाइज अफरात ज़र और ज़्यादा बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमत के अंदर इजाफा होगा। इसके नतीजे में आप साइमल्टेनियसली बजट डेफिसिट भी बढ़ा रहे हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी बढ़ा रहे हैं, यानी रुपये की कीमत को भी गिरा रहे हैं और हुकूमत का जो डेफिसिट है वो भी बढ़ा रहे हैं। दोनों डेफिसिट कंबाइन करते हैं जब इन्फ्लेशन होती है। तो ये बड़ा एक मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की मूव है। हुकूमत इस वक्त ऑलरेडी अंडर पॉलिटिकल प्रेशर है। आप देखें ना, एक ऐसी सूरत हाल हो गई है, कल मैंने तंदूर से जाके रोटी खरीदने के लिए कहा तो वो 8 रुपए की एक रोटी मिल रही है और आगे से छोटी हो गई है। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप देखें कि ये सिर्फ रोटी का खर्चा जो है और उसके साथ अगर दाल खाएं लोग तो वो कोई 6 अशखास की जो फैमिली है, फैमिली साइज ऑफ 6 नहीं कर सकता सर, नहीं, एक मजदूर नहीं खा सकता। अब वो जो 3 वक्त की रोटी है वो तो बात ही नहीं रही। सर साथ ही रहिएगा, नवीद चौधरी साहब सीनियर तजियाकार है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, बजाय इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर गंदम तलाश की जाए कि कहाँ छुपाई गई है, बाहर से गंदम मंगवाना, महंगे दामों मंगवाना, क्या इस पॉलिसी से मुत्तफिक है आप? बहुत शुक्रिया। ये अगर इस मामले को गौर से देखें तो अगर हम इसे अज्यूम करते हैं कि ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में सारा काम हुआ है, तो उसको हम अगर नरम तरीन अल्फाज भी उसके लिए इस्तेमाल करें तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे उसको। ये कतई तौर पर ये ब्लंडर से भी आगे का गेम है। गफलत मुजरमाना का मुजाहरा किया गया है और ये सारे सो रहे हैं, एक पहलू। दूसरी बात ये है कि पंजाब में बिलखसूस आपने देखा मुल्क भर में गंदम वाफर थी, गोदाम भरे पड़े थे। वजारत ज़राअत जो है उसकी जानब से भी इतलात आती रही, वजारत खुराक भी इस बारे में बताती रही, फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक जितने भी इदारे हैं वो रिपोर्ट देते रहे। उसके बाद ये फैसला हुआ कि एक्सपोर्ट की जाए। अच्छा, एक्सपोर्ट होने से पहले ही हमने देखा कि अफगानिस्तान ट्रकों के ट्रक जाने शुरू हो जाते हैं और ये जो स्मगलिंग होती है, जो स्मगलिंग की सूरत में गंदम बाहर जाती है, ये पूरी रियासती मशीनरी इसमें इन्वॉल्व होती है।
ये मुमकिन नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस कर जाए गंदम से लदा हुआ एक ट्रक। खैर वो ट्रकों के ट्रक है। और उसके बाद आपने देखा कि फिर शॉर्टेज का पहलू आ गया, और वो मसनूई है, इसमें भी कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा मसनूई है। लेकिन दिहाड़ियां लगाने का जो अमल है वो चीनी हो आटा हो उसमें जारी है, और इसके लिए फिर कमीशन भी बने कि जी हम तयन करेंगे मामला कैसे हुआ और सारी सूरत क्या ऐसा सदेबाब कैसे करना है। लेकिन कोई सदेबाब नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा है, बड़ा खुल के कहा उन्होंने कि मैं अप्रैल से कह रहा हूं, मैंने देखें ये अक्टूबर खत्म होने वाला है, वो कह रहे हैं मैं अप्रैल से कह रहा हूँ कि गंदम उगाओ गंदम उगाओ गंदम उगाओ, इंपोर्ट करो यानी कि ना बाहर से। तो ये सारा मामला जो है ये इस तरह का है कि पहले सस्ती बाहें भेजो, उसमें लोगों ने जो पैसे कमाने थे अपने कमा लिए, फिर जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे उसमें वो ज्यादा एडवांटेज लेंगे। और जिस तरह डॉक्टर अकमल साहब ने कहा कि ज़र मुबादला भी उसमें खर्च होगा। अब इंतहाई खौफनाक इतला ये भी है कि 38% जो हमारा पार्टनर है जो, और ये इतला भी मौजूद है कि उसके वाले से भी अब ये कहा जा रहा है वो वाकई कम हुई कि वो भी शायद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मामला। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है तो फिर ये स्ट्रेट वे दिहाड़ियां लगाने का चक्कर है, दिहाड़ियां लगाने का चक्कर है। बिल्कुल ठीक है सर, साथ ही रहेगा सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सलीम बुखारी साहब, आप किस तरह देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को कि अभी रूस से गंदम मंगवाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 2021 तक 15 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि नवीद साहब ने बहुत काफी इसके ऊपर तवील गुफ्तगू, बहुत ही मुनासिब और बहुत कॉम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू कर दी है, लेकिन मैं इसके 2-3 पहलू उजागर करना चाहूंगा। देखिए, आप आटे चीनी के बुरान में जाएं, उस वक्त भी मुल्क में कभी पैदावार न चीनी की कम हुई है न गंदम की कम हुई है, लेकिन एक क्राइसिस क्रिएट किया गया जिसके जो कल्प्रिट्स हैं वो अब कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं है, कोई काबीना में बैठा है, वो सब आपके सामने है सूरत हाल। उसके बाद फिर वही किया गया कि गंदम और चीनी और आटा जो है और गंदम वो इम्पोर्ट की गई, सस्ते दामों भेजी गई, महंगे दामों खरीदी गई। इस माफिया और इस कार्टेल में सबसे ज्यादा हुकूमत वक्त के जो तब्दीली का नारा लेके आए थे उनके अपने लोग हैं, और अब भी वही आ रहा है। मैं तो उस दिन शौक में था जब इस मुल्क के वजीर ज़राअत फखर इमाम साहब ने ये फरमाया कि 16 लाख टन गंदम गायब हो गई है मार्केट से। ये गायब होने का नारा एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब लगाए तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किसके लिए शर्म का मुकाम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी देखें, मुल्क में आप 1400 रुपए दे रहे हैं किसान को गंदम के लिए और इंपोर्ट कर रहे हैं 2000 पर फी टन के हिसाब से। ये किसकी दिहाड़ी लग रही है बीच में से? ये आप यूं समझ लें कि ये एक तरह से इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट्स हैं जो जब इनकी हुकूमत जाएगी उनको उस वक्त पता लगेगा कि कितने कितने खौफनाक स्कैंडल और कितने कितने बड़े स्कैम हुए हैं इस हुकूमत के दौर में। और ये उसी की तरफ एक इशारा है, उसी का एक नमूना कह लीजिए आप, कि खुद ही होर्डिंग करते हैं, खुद ही अपने बंदों से कह के एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी इजाजत देते हैं, फिर सब्सिडीज देते हैं, फिर सब कुछ करते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक कार्टेल जो है वो हुकूमत की सरपरस्ती में काम कर रहा है, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि माफियाज बनते ही हुकूमतों के अंदर है, क्योंकि जब तक वो हुकूमत की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो माल कैसे बनाएंगे। तो ये सारे माफियाज जिनको खत्म करने का इमरान खान साहब सांस नहीं लेते, नारे मारते रहते हैं, वो अल्लाह के फजल करम से उन्हीं के जेरे साया पनप रहे हैं और इस मुल्क के अवाम को एक अजाब से दो चार किया हुआ है। चलो सर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तरक्की की जामिन है या फिर मजीद महंगाई बढ़ जाएगी। डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, मुआशी तजियाकार फरहान बुखारी साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब और सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब, नसीम ज़ैना साहब हमारे साथ थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।